फ्लो चला हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा सेट्स आएंगे, हम लोग भैया रिग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं, क्लस्टरिंग के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं, आउटलायर डिटेक्शन के लिए भी यूज करने वाले हैं, बट दैट थिंग कम लाइक टुमारो, हम लोग कल वाले सेशन में आते हैं। लेकिन आज एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है हम लोग देख लेंगे। यस एग्जैक्टली दर्शन जी, चलो बढ़िया, चलो बढ़िया। रियल टाइम क्या होता है शक्ति जी, व्हाट इज रियल टाइम? आप बताइए मुझे, मतलब रियल टाइम क्या होता है? यू कैन फर्दर कस्टमाइज द बिहेवियर बाय स्पेसिफाइंग द एस्टिमेट। यस एग्जैक्टली, दर्शन जी ने बहुत सही पकड़ा। घनश्याम जी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं नहीं अभी तक कुछ नहीं बोला घनश्याम जी, डोंट वरी, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बोला, नथिंग। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि अभी तक भैया कौन सा ऐसा हम लोगों ने जो है रिग्रेशन के लिए डेटा सेट यूज करते आ रहे थे, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या बोला आपने, एक मिनट। एग्जैक्टली तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो ये भी तो वही है, इसमें भी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें भी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जी, बिल्कुल है जी। वो मैं आपको देने भी वाला हूं, बिल्कुल। एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर मैं आपके सामने इसलिए तो रख रहा हूं। अब होगा क्या भैया, ज्यादा से ज्यादा क्या चीज होगी? एक तो आपको डेटा सेट दिया होगा, सही बात है, उसमें आपको ये बताएंगे कि भैया चलो ये क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक लगाओ, ये दूसरी बात हो सकती है, ठीक है। अगर ये वाला फंडा हो गया तो उसके आगे क्या होगा, लेट से आप डेटा को देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी प्री प्रोसेसिंग करनी चाहिए, वो आप उसमें वो चीज जो इंप्लॉय करोगे, पीसी का इस्तेमाल करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप पीसीए लगाओगे नहीं लगाओगे वो आपके ऊपर है, वो चीज भी आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, टेस्ट करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल 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 शक्ति जी, आपको, हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, कि यहां जो प्रोजेक्ट होगा वही प्रोजेक्ट करके अगर हम लोग अपना रिस्पेक्टिवली लाइक कॉपी पेस्ट कर देंगे, नो इश्यू इन दैट, ऐसा भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन अच्छे अच्छे डेटा सेट इसमें कंसिडर कर रहे हैं। रिज्यूमे पर्सपेक्टिव से अगर बात कर रहे हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर देंगे तो भी कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे यू हैव गॉन थ्रू अ एंटायर एंड टू एंड वाला पार्ट। यही मैंने बोला था कि एंड टू एंड वाला पार्ट, डेटा को लेने से डिप्लॉयमेंट तक आपके मॉडल के आपको सब चीजें आनी चाहिए, वही चीज अपन यहां पे कर रहे हैं, ओके। तो ये फंडा जब तक आपको समझ में नहीं आता तो बड़ी दिक्कत दुविधा होगी जी, है कि नहीं। कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि यार सिंपल है, क्या उसका कोई वैल्यू है? मैंने शुरुआत में बताया था कि जो चीज आप कर रहे हैं भैया वो वैल्यूएबल है, कम से कम ये अपने दिमाग में तो रखिए, एटलीस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में, अगर मैं अभी एकदम आपको एडवांस वाली चीज दिखा दूंगा ना तो आपको मजा नहीं आएगा, ना ही आपको समझ में आएगा, सो दैट्स नॉट आई एम गोइंग टू डू इट नाउ। अभी चलो शुरुआत करते हैं, 6-7 हो चुके हैं। ले सकते हैं घनश्याम जी, बिल्कुल। जो मैं अभी आपको फंडामेंटल एक स्ट्रक्चर बताऊंगा उसके अंदर आप जो है कैगल का लीजिए, गिटहब का लीजिए, कल ही बताया था मैंने, कल तो बड़े डिटेल में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी की थी, तो जरा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अगर आप थे तो बढ़िया सी बात है, आपको तो पता ही होगा, तो वहां से आप चीजें जो है कर सकते हैं, वहां से डेटा लेके वो चीज कर सकते हैं। आ, नहीं जी संजय जी, कैसे, अब वो डिफरेंट है जी। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स डिफरेंट है, उसमें पावर बीआई है, उसमें टैबलू है, उसमें गूगल लुकर स्टूडियो है, उसमें इतनी सारी चीजें डिफरेंट है, उसमें एक्सेल है। ये तो पूरा ही पार्ट पार्ट डिफरेंट थिंग्स हो गई ना, वो तो चीज ऐसे कैसे इंक्लूड की जा सकती है, चलो। सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। अब सबसे पहला फंडा, सबसे बेसिक फंडा जो है वो क्लियर कर लेते हैं रिगार्डिंग अवर, कहाँ गए भैया यार, ये उसी कर्व रह गया, आई थिंक सो, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट। तब तक भैया अपन जो है उसको ओपन अप कर ही रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आवाज आ रहा है ना जी, परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत उसमें दुविधा तो नहीं, उसमें नहीं होना चाहिए, सबसे मेन मतलब भैया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट फाइन। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, ठीक है, आई थिंक सो इट इज परफेक्ट, अभी तो मुझे सही दिखाई दे रहा है। ऐसा तो कोई, मुझे ऐसा बीच में ना वो थोड़ा सा ब्लर्ड दिखाई दे रहा था, सो जस्ट मैंने उसके लिए जो है थोड़ा प्रिकॉशन लिया। चलो ठीक है, मैं जो है स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, ओके नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट, बट बिफोर दैट यस नो हो जाए, चलो वापस से भैया, शुरू है, बढ़िया है, दिखाई दे रहा है, करे जी स्टार्ट, हेलो जी 1 2 3। ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कल जो मैंने मुद्दा बोला था ना कि थोड़ा सा आरओसी वाला फंडा देख लेंगे जी अपन, फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडल सेविंग वाला पार्ट देख लेंगे कि नहीं। अभी तक आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि हम लोग बस एक लास्ट कनेक्टिंग पॉइंट पे जुड़ चुके हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको एक और बार बताता हूं, जिस भी डेटा सेट के साथ आपको काम करना है आप कर सकते हैं, बट अनटिल एंड अनलेस अगर ये आपको पूरा एंड टू एंड फंडामेंटल आइडिया नहीं है, आप नहीं कर सकते, ये मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूं। जो मैंने ये अभी तक एंड टू एंड एमएल का भैया जितने भी फंडे कवर किए हैं, अगर उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो यू कांट डू इट ऑन एनी डेटा सेट, लेकिन अगर है तो यू कैन डू इट ऑन एनी डेटा सेट, ये भी चीज आपको समझनी है, जो कि जो हमने क्लासेस देखना, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, आउटलायर डिटेक्शन, क्लस्टरिंग, ये चार मेन फंडामेंटल पिलर्स होते हैं आपके रिस्पेक्टिव एमएल के प्रोजेक्ट्स के, ठीक है।
उन्हीं के ऊपर अपन खेलते हैं। तो एक 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 करके देखेंगे भैया चीजें कैसी हैं, कुछ हमारे अभी से जो पहले से वेल नोन जैसे आईरिस है उसके ऊपर आज ऑपरेट करके देख लेंगे। चलो लेकिन उससे पहले भैया शुरू करें, आरओसी कर्व क्या होता है जी। ये हमारा आरओसी कर्व जो है हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सी बात बताऊं, डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली आई वोंट टेल यू द डायरेक्ट डेफिनेशन, मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं। देखो क्या है, हमारे पास ये एक डेटा पड़ा हुआ है, कितने हैं उसमें, 4 सैंपल है, गिन के 4 सैंपल है, और ये उसके एक्चुअल वैल्यूज है। दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज। और हमारे पास देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अपन ने एस शेप का कर्व बनाया था, ये वही कर्व आपके सामने मैंने रखा हुआ है, लॉजिस्टिक कर्व जिसे अपन बोलते हैं, ये आपके सामने रखा हुआ है। ट्रू लेबल्स होंगे या फॉल्स लेबल होंगे। तो अभी देखो यहाँ पे जो है ये मेरे जो 4 सैंपल है, इसमें जो है 2 क्लासेस ट्रू एंड फॉल्स को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो 4 सैंपल है, ये वाला सैंपल ट्रू को बिलोंग करता है, ये फॉल्स को बिलोंग करता है, ये ट्रू को बिलोंग करता है, ये फॉल्स को बिलोंग करता है। तो ये क्या है, मेरे एक्स की साइड है जो मैं इनपुट दूंगा, दिस इज द इनपुट। एंड आउटपुट में क्या रहेगा भैया, वाई रहने वाला है मेरा। आउटपुट में क्या रहेगा, वाई रहेगा, जिसकी वैल्यू जो है, जिसकी रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। 0 से 1 के बीच में क्या करेगी भैया, रेंज करेगी, क्योंकि आपको पता लॉजिस्टिक में क्या मिलने वाली है, 0 1 से बीच में आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो रिसीव होने वाली, ठीक है। किस प्रकार से रिसीव होती है, बड़ा सिंपल है जी। हम क्या करते हैं, ये मेरा इनपुट है, यहां से जब मैं इनपुट देता हूं इस सैंपल का, तो ये मैपअप होता है यहाँ पे वाई पे, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे जब मैं देता हूं तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ और होगा, 1 1 लाइक 1 और 2 समथिंग ऐसा होगा, ठीक है। 0.1 0.2 ऐसा कुछ। अगर मैं इसको रिस्पेक्टिवली ऐसा मैपअप करता हूं तो वाई पे जब मैप करता हूं तो ये कुछ तो 0.8 समथिंग देगा, और जब मैं इसे मैपअप करता हूं तो यहाँ पे ये 0.95 समथिंग मुझे कुछ देगा। तो यानी कि मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट वैल्यू मिल रही है, वाई की वैल्यू। यानी कि अगर मैं एक्स इनपुट दे रहा हूं तो आई एम गेटिंग द आउटपुट वैल्यू एज वाई, और वो भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। इतना तो बेसिक जी हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देख लिया था। लेकिन यहाँ पे एक अलग बात या एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि दैट वी हैव गॉट हियर द एक्चुअल लेबल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये एक्चुअल लेबल्स है, ये सही में उनके रिकॉर्डेड कंटेंट में लिखा हुआ है, लेबल्स में लिखा हुआ है वाई वैल्यूज में। और ये जो हमारा रिस्पेक्टिव वाई अभी हम लोग कर रहे हैं इस कर्व के थ्रू, उसके जरिए जो हम ट्रू फॉल्स क्लासिफिकेशन करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए, वो हम लोग प्रिडिक्टेड लेबल्स के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे 2 लेबल आ जाते हैं, दीज आर द एक्चुअल लेबल जो सर्कल में है, और अभी जो मैं बनाने वाला हूँ वो मेरे प्रिडिक्टेड लेबल बनाऊंगा। कैसे जी, देखो बाय टेकिंग थ्रीशोल्ड टेक्निक, मैंने आपको बताया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, लेकिन अभी उसको और थोड़ा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे बढ़िया चीज जो हम कंसिडर करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि अब तो हमारे पास भैया सिर्फ वैल्यूज आ रही है, दैट इज प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, लेकिन मैं इसे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को कन्वर्ट कैसे करूं इनटू 0 1 क्लास, कैसे करूं। सो उसके लिए हम क्या करते थे, थ्रीशोल्ड लेते थे। लेट द थ्रीशोल्ड टी इक्वल टू 0.5, लेट द थ्रेशोल्ड टी इक्वल टू 0.5। जो भी 0.5 के ऊपर होगा वो ट्रू क्लास को बिलोंग करेगा, जो भी 0.5 के नीचे होगा वो फॉल्स क्लास को बिलोंग करेगा। कैसे जी, कैसे बताओ मेरे को जरा करके बताओ। जब मैंने इसे इनपुट दिया तो ये कहां मैप अप हो रहा है, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये 0 पॉइंट समथिंग जो इसकी वैल्यू आई है फॉर दिस रिस्पेक्टिव सैंपल मैप करने के बाद वाई में, ये वैल्यू 0.5 के नीचे है। ऑब्वियसली देखो ना, ये वाला यहां जो काट रहा है वो ये वाला पॉइंट जो ये 0.5 के नीचे है, तो हम इसे बोल देंगे भैया तुम फॉल्स को बिलोंग करते हो, यानी कि फॉल्स क्लास को बिलोंग करते हो, ठीक है, क्योंकि ये 0.5 के नीचे है। ये वाला भी फंडा देखो, ये फॉल्स है एक्चुअल में। अब जब मैं इसे मैपअप करता हूं तो ये भी 0.5 के नीचे यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ काट रहा है वो वाई एक्सेस एक्सेस को, तो ये 0.5 के नीचे ही है, तो हम भी इसे बोल देंगे भैया तू फॉल्स क्लास को बिलोंग करता है, बात खत्म। आगे आते हैं यहाँ पे। अब ये वाला जब इनपुट देता हूं तो ये 0.5 के ऊपर यहाँ काट रहा है, आपके वाई एक्सेस को 0.5 के ऊपर काट रहा है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाता है। आगे जाते हैं, ये वाला जब मैपअप करते हैं तो ये ऑब्वियसली 0.9, मतलब ये भी आपके 0.5 के ऊपर ही काट रहा है वाई को, तो ये भी आपका ट्रू हो जाता है। तो अब हुआ क्या, ये मेरे प्रिडिक्शंस है विदाउट सर्कल्स, और ये मेरे रिस्पेक्टिव ट्रू लेबल्स हैं विद सर्कल्स। यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ, ट्रू से अच्छा मैं बोलता हूँ एक्चुअल वैल्यूज बोलता हूँ, क्योंकि अभी तक हम वो टर्म यूज करते आ रहे हैं, एक्चुअल हो गया, प्रिडिक्टेड वाला मामला हो गया, ठीक है कि नहीं, ये वाली चीज समझनी है अपने को। चलो अब यहां तक फंडा सर जी हम कर रहे हैं, लेकिन आरओसी का तो अभी तक कोई नाम निशान नहीं है। ये क्या है, ये ऐसा कौन सा कर्व है, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो हमें समझना है। हाँ जी, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो आपको जो है अपने मॉडल के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देगा। कैसे जी, अब जब मैंने यार यहाँ पे ट्रू फॉल्स एक्चुअल प्रिडिक्टेड ले ही लिया तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों दूर रहेगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में बड़े डिटेल में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वही चीज यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हमारे प्रिडिक्टेड लेबल्स आ जाते हैं, यहाँ से एक्चुअल लेबल आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स उनकी 2 क्लास लेबल्स हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी डिटेल में बड़ी डिस्कस कर चुका हूँ। रिकॉल, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इन सब का फॉर्मुलेशन मैं अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स के इस आंकड़े के बेसिस पे जो है कर चुका हूँ। टीपी, एफपी, एफ एन टी एन, ये वाला फंडे क्या होते हैं ये भी हो चुके हैं। अब बस मुझे कुछ और नए फंडे देखने हैं बेस्ड अपॉन द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। उनको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। ये आपके वो 2 रिस्पेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आरओसी जनरेट होता है।
ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। कैसे कंप्यूट करते हैं? कुछ नहीं जी, बस यही फॉर्मूला फॉलो करना है, टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफएन, एफपी डिवाइड बाय एफपी प्लस टीएन, दैट्स इट। तो ये आपका ट्रू पॉजिटिव का फंडा है, ये आपका फॉल्स दैट इज सॉरी ट्रू रेट का फंडा है। ट्रू रेट मतलब क्या? ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब क्या? ये कहने का मतलब है कि कितना आपका मॉडल सही जा रहा है। ट्रू मतलब सही जा रहा है, इतना सिंपल भाषा में समझ लो, अगर ज्यादा मुश्किलात हो रही होगी फॉर्मूले या फिर नाम को समझने में। ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब कितना सही जा रहे हो, फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब कितना गलत जा रहे हो। बात इतनी सी है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको कंप्यूट करके दिखाओ सर, फिर ये तो समझ में आएगा। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा इनिशियल सिनारियो था जिसमें मैंने थ्रेशोल्ड 0.5 रखा, थ्रेशोल्ड 0.5 रखा, उसके लिए मैंने अपनी कंफ्यूजन मैट्रिक्स फिल कर दी कुछ इस प्रकार से। टीपी में 1 है, एफपी में 1 है, एफएन में 1 है, टीएन में 1 है। सर कैसे 1 कैसे है सर, ये बताओ जरा, समझाओ। चलो ये भी बता देता हूं, वैसे इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, बट अभी इसके रिगार्डिंग जो है थोड़ी सी डिटेल आपको देना जरूरी है। वो क्या है? हाउ टीपी इक्वल टू 1 बात करते हैं। ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या होता है जी? व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव? ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में भी वो ट्रू है और उसे प्रिडिक्ट भी ट्रू किया गया है। जैसे कि ये वाला सैंपल, ये वाला सैंपल सर्कल है, मतलब ये आपका एक्चुअल है, मतलब एक्चुअल में भी ट्रू है और उसे पॉजिटिव भी ट्रू किया गया है, लाइक उसको प्रिडिक्ट भी ट्रू किया गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? कि वो आपका एक ही सैंपल है जो कि ट्रू पॉजिटिव है, एक ही सैंपल है जो ट्रू पॉजिटिव है, इसीलिए उसके आगे यहां पे एक आंकड़ा है। चलो, जिसको समझ में नहीं आएगा उसको दूसरी बार दूसरा एग्जांपल समझाता हूं, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव कहां है जी? ये है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या? कि एक्चुअल में भैया वो सैंपल आपका नेगेटिव है, यानी फॉल्स है, नेगेटिव है यानी कि फॉल्स है, लेकिन आपने उसको ट्रू प्रिडिक्ट कर रखा है। एक्चुअल में है फॉल्स, लेकिन आपने ट्रू कर रखा है। तो ऐसा कौन सा है भैया, ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है जी यहां पे दिखाई दे रहा है? एक्चुअल में ये फॉल्स है। एक्चुअल में देखा जाए तो सर्कल में मतलब वो फॉल्स वैल्यू है, लेकिन आपने उसे प्रिडिक्ट जो है वो ट्रू कर रखा है। ऐसे कितने सैंपल हैं जो कि एक्चुअल में फॉल्स है लेकिन आपने प्रिडिक्ट ट्रू किया है? एक ही है, एक ही है, वो मैंने इसलिए यहां पे 1 लिखा है। सो दिस इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ सैंपल। फॉल्स नेगेटिव देखते हैं जी। फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्चुअल में है ट्रू लेकिन आपने प्रिडिक्ट कर दिया फॉल्स, जो कि ये वाला सैंपल है। एक्चुअल में है ट्रू लेकिन आपने उसको प्रिडिक्ट फॉल्स किया है। तो वो कितने सैंपल है ऐसे ट्रू फॉल्स वाले, कितने कॉम्बिनेशन है? एक ही कॉम्बिनेशन है, तो वो एक कॉम्बिनेशन के लिए एक सैंपल यहां पे लिखा गया। लास्ट वन देखते हैं, ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब क्या? ये वाला पार्ट पार्ट, यानी कि एक्चुअल में फॉल्स है लेकिन आपने प्रिडिक्ट भी फॉल्स किया है यानी कि वो ये वाला लास्ट सैंपल है, यानी कि वो एक्चुअल में देख सकते हैं सर्कल में वैल्यू तो एक्चुअल में फॉल्स है और प्रिडिक्ट भी आपने फॉल्स किया। तो ऐसे एफ एफ वाला कॉम्बिनेशन कितना, एक ही है, तो वो एफ एफ वाले कॉम्बिनेशन को आपने यहां पे बिठा लिया एक। तो ये आपकी सारी जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यू है आपने फिल इन कर दी, ठीक है। अब ये अगर फिल इन कर दी है तो चलो भैया फॉर्मूले में डालो वैल्यूज। टीपी डिवाइड बाय टीपी प्लस एफएन दैट इज 1/2, एफपी डिवाइड बाय एफपी प्लस टीएन दैट इज 1/2। तो यहां पे मेरा टीपीआर आ गया 0.5 और एफपीआर आ गया 0.5। चलो फिर कंस्ट्रक्ट करो, किस बात की देरी है। एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं अपना एफपीआर दैट इज फॉल्स पॉजिटिव रेट, और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं भैया ट्रू पॉजिटिव रेट दैट इज टीपीआर, और इनकी वैल्यूज दोनों की 0 और 1 के बीच में रेंज करती है। और मैंने भैया क्या किया, मेरा एफपीआर कितना है 0.5, टीपीआर कितना है 0.5, तो यहां मैंने प्लॉट कर दिया ये रिस्पेक्टिव पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये पॉइंट सिग्निफाई कर रहा है थ्रीशोल्ड एट 0.5, यानी कि ये सारी वैल्यूज कब जनरेट हुई, जब आपने थ्रीशोल्ड इक्वल टू 0.5 रखा, उसके लिए आपका यहां पे ये कोऑर्डिनेट इन दिस रिस्पेक्टिव प्लॉट जो है जनरेट हुआ है। यहीं तक रुकना है सर? अरे नहीं जी, ये तो शुरुआत है, यहां रुकना नहीं है। चलो आगे एक और थ्रेशोल्ड कंसीडर करते हैं। ये 0.5 को हटाओ, ये 0.5 को हटाओ यार, ये इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसका काम हो गया है, इसके सारे वैल्यूज जो है वो कंप्यूट करके हो गए। अब इसको हटाओ, मैं एक और नया थ्रेशोल्ड लेता हूं। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ऊपर लेता हूं, टी इक्वल टू 0.75 पे थ्रेशोल्ड लेता हूं। कितने पे लेता हूं जी? टी इक्वल टू 0.75 पे जो है थ्रेशोल्ड लेता हूं, यानी कि इसके ऊपर 0.75 के जो ऊपर होंगे लेट से, वो मेरे रिस्पेक्टिवली क्या होंगे जी, ट्रू होंगे, और 0.75 के नीचे जो होंगे वो फॉल्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी केस है, तो हमारा जो रिस्पेक्टिव कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो चेंज होगा। अगर मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होगा तो यानी कि मेरा टीपीआर एंड एफपीआर चेंज होगा। अगर मेरा टीपीआर एंड एफपीआर चेंज होगा तो मेरा कोऑर्डिनेट जो प्लॉट होगा इसके ऊपर वो भी चेंज होगा।
आप बात समझो, मैंने रिलेशन बताया, क्रोनोलॉजी बताई है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में दिमाग में अपने को रखना होता है। इस क्रोनोलॉजी से सारी चीजें सिंपल हो जाती है। जैसे हमको पता है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो इस क्रोनोलॉजी के जरिए भैया हम एबीसीडी आराम से बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको आरओसी कर्व की एबीसीडी समझनी है तो ये फंडा भी समझना जरूरी है कि जैसे हम थ्रेशोल्ड मूव अप करते हैं, डाउन करते हैं, या फिर चेंज कर रहे हैं थ्रेशोल्ड को, सिंपल भाषा में बोले तो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स के आंकड़े चेंज होते हैं। अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स के आंकड़े चेंज होते हैं तो आपका टीपीआर एफपीआर चेंज होता है। अगर टीपीआर एफपीआर चेंज होता है तो फाइनली आपका आरओसी कर्व में उस रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड का जो पॉइंट ऑफ प्लॉटिंग है वो भी चेंज होता है। ये समझना है। अगर ये समझ में आ गया, बाकी तो भैया कुछ बचा ही नहीं। फिर बात समझ रहे? लेट्स कंसीडर मेरा अभी जो है एट यहां पे जो है ना टी इक्वल टू 0.75 पे मेरा ये मैंने पॉइंट यहां पे प्लॉट किया। लेट्स कंसीडर दिस वे। अब उसके बाद क्या किया? लेट्स कंसीडर मैंने एक और थ्रेशोल्ड ले लिया एट इक्वल टू टी इक्वल टू जो है पॉइंट, अरे भाई तू खत्म हो यहां से ये बड़ी जो मुश्किलात है ना भैया माउस के साथ। हाँ, 0.25। तो लेट से थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0.25। इसमें क्या होगा? इसके ऊपर भैया जो भी आपके y की वैल्यूज होंगी वो आपकी ट्रू लेवल में जाएंगी, क्लास में जाएंगी, इसके नीचे फॉल्स में। वही सेम फंडा आपकी जो है रिस्पेक्टिव कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होगा, उसके आंकड़े चेंज होंगे, आंकड़े चेंज होंगे तो ऑब्वियसली टीपीआर एफपीआर चेंज होगा, टीपीआर एफपीआर चेंज होगा तो आपका यहाँ पे उसका पॉइंट भी चेंज होगा। ये बात आपको समझनी है। सर कभी ऐसा कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट रह सकता है जहां कंफ्यूजन मैट्रिक्स सेम रहेगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देख लो, देख लो, आप खुद ही देख लो। मैंने 0.75 पे रखा हुआ है, 0.75 पे रखा हुआ है। दोनों पॉइंट्स आपके ऊपर आ रहे हैं, देखो जो पहले थे वही आपके नीचे वाले भी हैं। मतलब ये जो दो पॉइंट्स थे ये अभी भी आपके ट्रू ही रहेंगे, और जो ये नीचे वाले दो पॉइंट थे 0.75 के नीचे, ये फॉल्स ही रहेंगे। तो आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आंकड़ा सेम रहेगा। बट जस्ट आपको एक वेरिएशन मुझे प्लॉट में दिखाना है, आगे उसका इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैंने सिर्फ पॉइंट थोड़ा सा अलग प्लॉट किया है। अगर सेम जगह प्लॉट होता है तो वो सेम ही जगह पे एक से ज्यादा पॉइंट दिखाएगा, उससे ज्यादा अपने को लेना देना नहीं है। लेकिन वो कंडीशन है, वो सिचुएशन है जो आ सकती है। अब लेट से मैंने यहां पे क्या किया, टी इक्वल टू 0.25 पे, भाई तू क्या है ये माउस के साथ, हाँ, 0.25 वाला जो थ्रेशोल्ड है मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, प्लॉट कर दिया। लेट्स दिस वे, ठीक है। दो और पॉइंट्स रहते हैं जी, दो और पॉइंट्स रहते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक होता है, एक होता है यहां पे एक थ्रेशोल्ड, और एक होता है यहां वाला एक थ्रेशोल्ड, दिस वन थ्रेशोल्ड। आप बात समझ रहे? थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0 मतलब कहने का मुद्दा ये कि जब आपका थ्रेशोल्ड यहां एक्स एक्सेस के साथ ओवरलैप करता है, जब एक्स एक्सेस के साथ ओवरलैप करता है तो मैं थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहा हूं, थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होता है? आप जितना मतलब आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट भी हाई होगा, ट्रू पॉजिटिव रेट भी हाई होगा, आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट भी आएगा, ट्रू पॉजिटिव रेट भी हाई होगा, एंड टी इक्वल टू यहाँ पे आपका 1। ये एक एक्सट्रीम केस होती है। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक रिस्पेक्टिव आरओसी कर्व में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं गौर से इन सबको लेट से कनेक्ट करता हूं, लेट से मैंने क्या किया, व्हाट आई एम डन, मैंने जो है इस रिस्पेक्टिव पॉइंट को, जस्ट अ मिनट है यार, वो ना बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये, हाँ, माउस के साथ तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मैंने इसे कनेक्ट किया इस पॉइंट को, फिर इसे यहां कनेक्ट किया, यहां कनेक्ट किया, यहां कनेक्ट किया। बात समझ में आ रही? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये जो जितने भी थ्रेशोल्ड टी इक्वल टू 1, 0.25, 0.75, 0.5 इक्वल टू 0, ये सिर्फ जो थ्रेशोल्ड मैंने प्लॉट किए, मैंने सिर्फ उनको कनेक्ट करने का काम किया। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आरओसी कर्व। क्या बोलते हैं जी? इसी को, इसी को आपका जो है आरओसी कर्व कहते हैं। ये आपका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक कर्व रहता है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंस है आपके मॉडल का अलग अलग थ्रेशोल्ड्स पे किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। आप बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑपरेटिंग, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व है आपका। लेकिन आप बोलोगे सर जी हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट हो रहा था उसको देख के भी तो हम बता सकते थे ना, इसको ये जनरेट करने की, लाइक इसको बनाने की क्या जरूरत थी? हम लोग ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख के भी जो है हमारे रिस्पेक्टिव मॉडल का अलग अलग थ्रेशोल्ड पे कैसा परफॉर्मेंस है वो देख सकते थे। जी कितने आप बनाओगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कितने बनाओगे? अगर इतने भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाओगे तो उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, वो आंकड़े आपको क्लियरली इंडिकेटिव आइडिया नहीं दे पाएंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा वो इंडिकेटिव आइडिया है जो आरओसी कर्व दे रहा है लेकिन ये रिस्पेक्टिव कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं दे रहा? वो आइडिया होता है ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड का। ये फंडा है, ये एंड स्टेटमेंट है बस इसका आरओसी कर्व का, ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड। क्योंकि आप बोलोगे सर जी यहां तो बहुत सारे थ्रेशोल्ड बन चुके हैं, इसमें से ऑप्टिमल कौन सा होगा, यानी बेस्ट कौन सा होगा जो कि मेरे गिवन डेटा के लिए बढ़िया है।
अब अगर जनरल केसेस में अगर मैं आपको बात करूं तो अपन 0.5 रख के जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि जनरली ये सब तरफ चलता है धड़ल्ले से, बाय डिफॉल्ट भी अगर अपन रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, यही चलता है। लेकिन अगर आपको रिस्पेक्टिवली, ये मोस्टली ना अपने को प्रैक्टिकल यूज में नहीं, लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए पूछे तो ये फंडे आपको पता होनी चाहिए जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रैक्टिकली तो अपन इसको जो है काइंड ऑफ आरओसी कर्व जनरेट करने के लिए सिर्फ यूज करते हैं, उसके आगे नहीं होता। फंडा कुछ ऐसा है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको मैं कोऑर्डिनेट दे देता हूं 0,1, इसे कहते हैं ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड। या फिर मैं इसे बोलूंगा डिजायर्ड, ऑप्टिमल नहीं बोलूंगा मैं इसको, इसको बोलूंगा डिजायर्ड थ्रेशोल्ड। डिजायर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको ये चाहिए होता है, वी वांट दिस, कि कोई एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड का कोऑर्डिनेट जो है वो 0,1 हो। 0,1 मतलब क्या? फॉल्स पॉजिटिव रेट इज 0, ट्रू पॉजिटिव रेट इज 1, यानी कि आप गलत बिल्कुल नहीं गए हो लेकिन सही पूरे गए हो। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेट। 0,1 का मतलब होता है कि गलत बिल्कुल नहीं गए हो आप। फॉल्स पॉजिटिव रेट आपका 0 है, गलत बिल्कुल नहीं गए, लेकिन ट्रू पॉजिटिव रेट इक्वल टू 1, यानी कि पूरे सही गए हो। और यही हमारा डिजायर्ड थ्रेशोल्ड होता है, कि हमारा कोई थ्रेशोल्ड ये रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट 0,1 होल्ड कर ले, यहां प्लॉट हो जाए, तो वो हमारा बेस्ट होता है। लेकिन इतने नसीबवान हम होते नहीं हैं, इसीलिए हमें डिजायर्ड थ्रेशोल्ड की जगह पे ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड पे अपना जो गुजारा है वो चलाना पड़ता है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड है? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन। चलो, इसमें से कौन सा ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड हो सकता है बताइए। एक कॉमन सेंस वाली बात है, मैं डिटेल में ऑब्वियसली शेयर करूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल की ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है जो अपने को समझनी। कौन सा होगा जी? 0.25, 0.25, 0.25, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही नेचर आपको समझना है जी। अगर ये समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। हमारी यही प्रयत्न रहता है कि कोई भी आपका रिस्पेक्टिव ऐसा थ्रेशोल्ड जो कि इससे नजदीकी बांधता हो, साधता हो, इसके करीब हो, वो आपका ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड होता है, जो इसके करीब हो। अभी अगर आप देखेंगे, ये इकलौता ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसका कोऑर्डिनेट का भैया प्लॉटिंग कुछ ऐसे पोजीशन में है जो कि आपके डिजायर्ड थ्रेशोल्ड के बहुत नजदीक है, बाकी उससे बहुत दूर है। इसका तो विषय ही नहीं, देखो इनको तो अपन कंसिडरेशन में नहीं रखते। मैं बाकी इंटरमीडिएट बीच का खेल की बात करता हूं, एक्सट्रीम केसेस की तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं ये बीच के खेल की बात करता हूं। इसमें भी आपका जो पॉइंट ज्यादा आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर का पॉइंट, हाँ ऐसे कंसिडर करो, लेफ्ट टॉप कॉर्नर के पॉइंट के नजदीक होगा, वो आपका ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड है। बात समझ में आ रही है? वैसे तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन। अभी जब हम कंस्ट्रक्ट भी करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन वाइज मैं आपको बोलूंगा भैया हाँ, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आपका थ्रेशोल्ड है, बस इतना ही रहता है, उसके आगे कोई कहानी नहीं रहती इसकी, ठीक है। एक और उसके आगे सिर्फ एक लास्ट फंडा आता है, एयूसी कर्व। क्या होता है सर जी? फिर एरिया अंडर द कर्व, यानी कि अगर आपने आरओसी बना दिया, आरओसी के अंडर, ये जो उसके अंडर, उसके बिलो, उसके नीचे, अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से शेड कर दूं, तो इसको कहते हैं अपन एरिया अंडर द कर्व। यहां पे यू बनना चाहिए ना, हाँ, इसे कहते हैं भैया अपन एरिया अंडर द कर्व, एयूसी। अब बोलोगे सर एयूसी का क्या सिग्निफिकेंस है? इंटरव्यूअर ने अगर पूछ लिया, अगर हमें बताना रहा, तो किस प्रकार से सर बताएंगे? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा सिंपल वाला फंडा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाली चीज, इसको मैं थोड़ा सा पहले हटा देता हूँ। हाँ, ये प्लॉटेड ऐसा ही है, इसको ऐसे ही रखते हैं। अब लेट से मेरा ये रिस्पेक्टिवली एओसी की दो कंडीशंस सुनते हैं, 0 और 1। पहले तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट खेल समझना इजी हो जाएगा। एओसी इक्वल टू जीरो मतलब क्या? एओसी इक्वल टू जीरो मतलब जो आपका कर्व बना है वो डायरेक्टली आपके एक्स एक्सेस यानी फॉल्स पॉजिटिव रेट के साथ ओवरलैप कर रहा है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि एरिया अंडर दैट कर्व इज जीरो, कुछ भी नहीं है। एरिया अंडर दैट कर्व इज जीरो मतलब कुछ भी नहीं है। ये होती है वर्स्ट केस, वर्स्ट, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट, होनी ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट हैव दिस पार्ट। अब दूसरा सिचुएशन क्या होता है, वन वाला, मैं आपको बताता हूं। वन वाला सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं वापस वापस उसी के ऊपर बनाऊंगा, बस आप बात समझ जाना। वापस उसी के ऊपर बना रहा हूं मैं, बस शेप समझ जाना। ये देखो, ये होता है आपका वन वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं भैया आपका रिस्पेक्टिवली एओसी वन है। मतलब क्या? कि वो आपका जो पूरा प्लॉट है उसको एंटायरली कवर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज द बेस्ट केस। व्हाई वी कॉल इट एज द बेस्ट केस? व्हाई? एनीवन द चैट, कि हम इसे बेस्ट केस क्यों बोलते हैं? डिजायर्ड पूरा कवर हो रहा है, इट्स एरिया इज बिगर,
टीपीआर इज हाई, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सुमित जी ने देखो क्या चीज बोली। अगर मैं ये अपना हाईएस्ट बेस्ट बोल रहा हूं तो एक बात यहां पे समझो ना, मतलब यहां पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये मुद्दे की बात कोई पकड़ा? कोई ये बात पकड़ा? समझो समझो समझो, मैं जो बोल रहा हूं 0,1 कोऑर्डिनेट आ चुका है, इसका मतलब यहां पे आपका एओसी 1 है, मतलब आप ये टच करके जा रहे हो। ये बात मुद्दे की है, ये अगर पकड़ में आ गई ना भैया, बात बन गई। ये अगर रीजनिंग आपके पास आ गई ना, हम लोगों ने अभी तक मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में रीजनिंग देखी है, एमएल में अगर ये रीजनिंग आ गई ना भैया, खतरनाक काम हो जाएगा, बहुत खतरनाक। यही चीज आपको बेस्ट वाली समझनी है। तो ये बेस्ट एंड वर्स्ट आपको समझ में आ गया। और बीच में क्या होता है ना, ये वाला बीच का कुछ मामला देखो, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर ये मैं एओसी कर्व बना देता हूं तो इसके अंडर वाला जो ये, अरे भाई साहब मैंने प्लॉट ही हिला दिया। अरे पूरा प्लॉट ही हिल गया। ये तो पूरा प्लॉट ही हिल गया। एक मिनट भाई, इसको इसको हटा दे। हाँ, ये वाला जो फंडा है ये आपका एओसी कर्व है। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका पूरा का पूरा ये डब्बा पकड़ता है, ये पूरा डब्बा पकड़ता है ना। अब इस डब्बे का कितना एरिया जो है इस कर्व के अंडर है, वो आपको सीधा सीधा बताता है। 90% है, 5% है, 4% है, 3% है, कितना है वो बताता है। अगर वो 0 है तो वर्स्ट है, 100% है तो बेस्ट है। ये वाली केस अपने को समझनी है, ठीक है। सर प्लीज रिपीट दिस अगेन, एओसी कर्व। अक्षय जी क्या समझ में नहीं आया एओसी कर्व में? यस एग्जैक्टली, इसीलिए होता है सुमित जी यूज। अक्षय जी क्या समझ में नहीं आया? वेन इट जीरो, चलो ठीक है, उतना मैं आपको बता देता हूँ कि जीरो, जीरो से क्या होता है। अगर लेट से मैं अपना ये प्लॉट बता रहा हूं और मेरा ये कर्व है, देखो हाँ, गौर से देखना मेरा कर्व कैसा है। ये मेरा कर्व बना, ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सेस के साथ ओवरलैप कर रहा है मेरा कर्व। ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा एक्स एक्सेस इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है मेरा आरओसी कर्व। तो अगर ओवरलैप कर रहा है तो एक्स एक्सेस और आरओसी कर्व में कितना एरिया आया, अक्षत जी बताइए जरा, कितना एरिया आया? 0। दैट्स इट। इतनी सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, नथिंग, 0। एंड दैट्स व्हाट द आंसर इज, कि इसीलिए उसको एओसी 0 बोलते हैं। और 1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पूरा आपका जो डब्बा है, पूरा जो प्लॉट है, एक्स वाई प्लॉट है, उसको पूरा कवर कर रहा है। तो हेंस इट इज 1। और वो आपका बेस्ट केस है, क्यों? उसका रीजनिंग मैंने आपको बता दिया है। अब जो इसको अगर मैं प्लॉट करने जाऊं तो कैसा होगा, ये वाला फंडा देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट करूंगा, उसी का कर्व जो यहाँ पे अपन लेने वाले हैं। यहाँ पे मैंने देख लीजिए, डेटा सेट्स मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से अपन आरओसी कर्व जो है वो जनरेट करने वाले हैं, एओसी भी अपन देखने वाले हैं। आकिब जी कह रहे हैं अरे यार, क्या समझ में नहीं आया आरुषि, आपको बताइए। मैं चैट्स एक्चुअली बीच में नहीं लेता हूँ, आई डोंट टेक इट, बट पता नहीं मैं आजकल मेरे को क्या आदत लगती जा रही है। चलिए बताइए आकिब जी, आरओसी में क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि आरओसी को प्लीज एक बार रिपीट करो, यानी कि मैं पूरा, पूरी जो चीजें अभी तक हुई है उनको वापस पूरा रिपीट करने का बात आ जाती है ना, ये जी। पूरी पूरी चीज को रिपीट करने वाली बात हो जाती है कि यू हैव टू रिपीट अगेन एंटायर थिंग। तो वही हो गया, 0.5 वैल्यू वाली होगी ना बात जी फिर। चलो ठीक है, कोई नहीं यार, चलो, क्योंकि फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं। चलो ठीक है, आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पोस्टपोन तो हो जाएंगी चीजें, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 0.5 में क्या समझ में नहीं आया? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, 0.5 में क्या समझ में नहीं आया आकिब जी, बताइए। रुक गया है सेशन, अभी रुक गया है, ठीक है, थोड़ा सा। 0.5 में क्या समझ में नहीं आया? टी इक्वल टू 0.5 में क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, जब मैं यहाँ पे 0.5 बोल रहा हूं, टी इक्वल टू 0.5 बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या? ये थ्रीशोल्ड वैल्यू है, y इक्वल टू 0.5, y इक्वल टू 0.5। अगर आपका किसी भी इनपुट अगर आपने दिया, अगर आपने इनपुट दिया, उसे अगर यहां पे आप मैप अप करते हो तो यहां पे कहीं तो y एक्सेस पे वो कटेगा, कहीं तो कटेगा। तो वहां पे उसकी y की वैल्यू होल्ड की जाएगी, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि y की वैल्यू जो है आपकी रिस्पेक्टिवली 0 और 1 के बीच में होगी। तो यहां कहीं ना कहीं y की वैल्यू आपकी कटेगी, और वो जो y की वैल्यू होगी, क्या वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है? अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो आपकी वो फॉल्स क्लास को या फिर नेगेटिव क्लास को बिलोंग करेगी। अगर वो वैल्यू कट रही, जैसे कि यहां पे कट रही है, आपने यहां से इनपुट दिया, ये कर्व को यहां पे टच किया, ये टच करने के बाद जैसे ही वो टच हुआ तुरंत आपने हॉरिजॉन्टल उसका मैपिंग किया वाई एक्सिस पे, यहां पे उसने वाई की वैल्यू काटी,
तो ये वैल्यू आपकी 0.5 के ऊपर हुई तो उसे अपन ट्रू लेवल दे देंगे, नहीं तो फॉल्स दे देंगे। इतनी सी बात थी, यही चीज हम कर रहे थे और कोई बड़ी बात नहीं थी। जस्ट वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू of the labels y that is generating with the threshold value of y, that's it। उसके ऊपर तो वो एक क्लास को बिलोंग करेगा, उसके नीचे तो वो दूसरे क्लास को बिलोंग करेगा। नाउ क्लियर जी? नाउ इज इट क्लियर? चलो ठीक है, फाइनली आगे बढ़ते हैं भैया। चलो इसलिए मैं कहता हूं देखो, थोड़ा सा हो जाता है मेरी तरफ से, मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आ जाता हूं जब, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जो मैं चीज बता रहा हूं वो समझ में नहीं आ रही क्या भाई? क्योंकि मैं इतने लाइक एग्जाम्पल के साथ चीजें इसलिए रखता हूं दैट आई नीड टू से कि भैया अगर मैंने बता दिया तो वो समझ में सामने वाले को आ जाएगा। बट अगेन जब वो चीज रिपीट होती है कई बार, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे यार देखो, आपके 30 से 35 40 मिनट कुछ नहीं चाहिए यार, बस आपका फोकस चाहिए। देखो आपका टीचर आपके सामने हाथ जोड़ के बोल रहा है, कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ मत देखो, कहीं मत किसी से बात मत करो, अपने काम पे फोकस करो यार बस, और यही चीज मेरे से एक्सपेक्टेड, और कुछ नहीं। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स वाला फंडा हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब चीजें ऑलरेडी हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। मैट्रिक्स एक पार्ट है जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यही सिंपली मेक क्लासिफिकेशन के लिए डेटा मैंने जनरेट किया, ये कुछ इस तरीके से दो क्लासेस में बटा हुआ है, बाकी सब चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी ये देखी हुई है। कमिंग अप टू दिस मैट्रिक्स पार्ट जो कि अपनी वैल्यूएबल चीज है, एंटिटी है इस रिस्पेक्टिव सेशन की। बाकी सब तो हो गया ना, इसमें टेस्टिंग ट्रेनिंग ये डेटा जनरेट कर दिया, गिवन मेक क्लासिफिकेशन के ऊपर दो नंबर ऑफ क्लासेस, ये सब हो गया। मैट्रिक्स डॉट प्लॉट आरओसी कर्व, प्लॉट आरओसी कर्व इस फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल C1 जिसका नाम है वो उसे पास कर रहे हैं, जो हमारा रिस्पेक्टिवली टेस्टिंग डेटा है यानी कि एक्स टेस्ट वाई टेस्ट वो उसे पास कर रहे हैं। अब इसका इंटरनल वर्किंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं, कई बार पूछा जा सकता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू। इसका इंटरनल वर्किंग ऐसा होता है कि एक्स टेस्ट देने के बाद क्या करता है वो, प्रिडिक्टेड यानी कि प्रिडिक्ट मेथड को कॉल करता है, यानी कि वो प्रिडिक्शंस निकलवाता है आपके इस गिवन डेटा के ऊपर, वो प्रिडिक्शंस निकलवाता है। आपके पास y प्रिडिक्टेड, इसका मतलब आ जाता है इंटरनली y प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ गई, आपके पास एक्चुअल वैल्यूज भी है, एक्स टेस्ट जिसे बोलते हैं। तो आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, आपके पास एक्चुअल वैल्यूज है, यू हैव बोथ द वैल्यूज। अब अगर दोनों वैल्यूज आपके पास हैं तो आप क्या करते हो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके पास है तो आप क्या करोगे, ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट। अगर आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट फॉल्स पॉजिटिव रेट फॉर अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड आ गया तो आप क्या करोगे, उसे प्लॉट करोगे। उसे अगर प्लॉट कर दिया तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक और थ्रेशोल्ड हो गया, उस थ्रेशोल्ड पे वापस क्या करोगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करोगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद फिर से क्या करोगे, टीपीआर एफपीआर कंप्यूट करोगे। टीपीआर एफपीआर जनरेट फॉर अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होने के बाद क्या करोगे, उसको पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसके बाद क्या करोगे, एक और थ्रेशोल्ड लेंगे। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? क्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब वो सुमित जी कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जी, उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मुद्दे वाली बात ये है। ओके सो अगर ये क्रोनोलॉजी समझो, अब आते हैं आरओसी कर्व के ऊपर। ये है आपका आरओसी कर्व जिसमें एयूसी भी आपको दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल आइडिया जानते हैं, जैसे मैंने बोला था 1,1, ये तो आपका पॉइंट यहां रहता ही है 1,1, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था 0,0, ये पॉइंट तो रहता है। अब इसके बीच में सारा खेल रहता है। आप बोलोगे सर इसमें से पॉइंट्स कौन से हैं? कई बार मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें इट वाज लाइक कि आपको मार्क करना था कि इसमें से भैया आपका रिस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड पॉइंट कौन सा है, तो वहां सर्कल करना था। तो देखो ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे जहां पे अभी मेरा ये है कॉर्नर, ये आपका एक थ्रेशोल्ड है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका एक थ्रेशोल्ड है, ये आपका एक थ्रेशोल्ड है, ये एक थ्रेशोल्ड है। आप बात समझ पा रहे हैं? होपफुली आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ये आपके थ्रेशोल्ड्स है, कितने माइन्यूट माइन्यूट आपके यहाँ पे थ्रेशोल्ड कंसीडर किए, आप समझ पा रहे हैं? कितने माइन्यूट माइन्यूट लेवल पे आपके थ्रेशोल्ड्स कंसीडर किए, ये वही मुद्दा है, ये वही चीज है जो आपको जाननी है। दिस इज द सिंपल थिंग। तो ये इतने सारे थ्रेशोल्ड, इतने सारे थ्रेशोल्ड, इतने सारे थ्रेशोल्ड। अब मेरा आपको एक प्रश्न है, इसमें से ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड कौन सा है बताइए, ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड बताइए। अच्छा चलो, संजय जी का प्रश्न था ऑब्वियसली बैकएंड में, यही तो सारी चीजें हो रही है फिर जो मैंने अभी तक संजय जी बताया आरओसी एवं थोड़ी ना बताया मैंने, यही तो चीजें हो रही है। टॉप वन वाला आप बोल रहे हैं, टॉप वन यानी कि मींस एवरी zigzag थ्रेशोल्ड, यस 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 यस। तो देखो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये पॉइंट जो ये थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड है, ये मतलब अपना ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे यहां पे आपको सबसे कम फॉल्स पॉजिटिव रेट दिख रहा है, सबसे कम एज कंपेयर टू एवरी अदर जो है, एवरी अदर फॉल्स पॉजिटिव रेट सबसे कम है, और साथ ही साथ
कई लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं। कई लोग बोलते हैं सर ये वाले पॉइंट्स का भी तो फॉल्स पॉजिटिव रेट कम है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बीच में एंड लगाया है। फॉल्स पॉजिटिव पॉजिटिव रेट कम है और ट्रू पॉजिटिव रेट ज्यादा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैरी कर रहा है। ये बात समझनी है, ये बात आपको समझनी है। ओके, दिस इज द थिंग, सिंपल सी बात है जो आपको अंडरस्टैंड करनी थी, बस इतना ही वाला पार्ट है। अब बढ़ते हैं आगे मॉडल सेविंग की तरफ। मतलब भैया आखिरी मुद्दे की तरफ अपन अप्रोच कर रहे हैं, आखिरी मुद्दे की तरफ। अरे एक मिनट, एक लास्ट पॉइंट रह गया था, सॉरी, एक लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे अभी जस्ट नोटिस किया, एरिया अंडर द कर्व, ये भी वाला मुद्दा है ना। तो यहाँ वो क्लियर बता देता है एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 0.90। इसका मतलब क्या कि ये जो पूरा डब्बा है, ये जो पूरा डब्बा है जो बना हुआ है, इसके अंदर का कितना भैया कर्व आपके आरओसी के अंडर लाई करता है, 0.90। तो हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आपका एरिया अंडर द कर्व होगा उतना बेहतर आपको अपने मॉडल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये बात लिख के रख लो, जितना अच्छा, जितना ज्यादा एरिया अंडर द कर्व। क्योंकि आप सिंपल देख सकते हो ना यार, जब एओसी 0 था तो वर्स्ट केस है, एओसी 1 है तो बेस्ट केस है। यानी कि 0 से 1 में अगर आप ट्रांजिट मार रहे हो, 0 से 1 में अगर आप ट्रांजिट मार रहे हो, इसका मतलब परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है। यानी कि आप बेस्ट, लाइक वर्स्ट से बेस्ट की तरफ, वर्स्ट से बेस्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जर्नी आपको मार्क करनी है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, कमिंग अप टू दिस पार्ट। हाँ, जो अपन ये वाला पार्ट कर रहे थे ना, आइरिस डेटा सेट। हाँ जी, ये देखो आइरिस डेटा सेट वाला पार्ट है। अब इसको जो है मैंने ट्रेन कर दिया, मॉडल को समझ लो, सब कुछ कर दिया। अब मुझे इसे सेव करना है, तो ये वाली पार्ट क्या होगा, कैसी चीजें होंगी सर? ये एक्यूरेसी रिकॉल, हाँ जी वही तो। क्या कह रहे हैं अक्षय जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये हमने देखा तो है एग्जैक्टली। F1 वाला आने वाला है, F1 स्कोर आने वाला है, किसने बोला नहीं आने वाला, आने वाला है, बट नॉट इन दिस पॉइंट पर्टिकुलरली पॉइंट। ठीक है, ओके ओके, चलो कमिंग अप टू दिस रिस्पेक्टिव पार्ट। भाई चैट सेक्शन मत देख भाई, मान कर यार, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कई बार ना यार ऐसा हो जाता है ना कि वो पूरा फ्लो ब्रेक हो जाता है यार, क्या बताऊं। अभी 7:40 हो गए। एक काम करते हैं, आज अपन जॉबली पिकल देख लेते हैं। फ्लास्क फास्ट एपीआई कल इंप्लीमेंट करेंगे। कल का सेशन लंबा होने वाला है जी, थोड़ा सा। कल का सेशन लंबा होने वाला है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा भी नहीं, इतना भी टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, ज्यादा नहीं होगा। ओके, लाइक 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स ज्यादा होगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये अपन ऐसा रखते हैं, आज अपन जॉबली पिकल्स समाप्त करते हैं। ठीक है, क्या है फंडा जी, जॉबली पिकल का फंडा क्या है? कल वैसे भी हॉलीडे है, 26 जनवरी। हाँ जी, 26 जनवरी हॉलीडे है, बट अपना हॉलीडे नहीं है, अपन तो आने वाले हैं। हाँ, तो आइरिस डेटा सेट की जैसे मैं शुरुआत से बात कर रहा था, ये वाला स्टेप मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये 6 स्टेप अपन ऑलरेडी बहुत बार कवर कर चुके हैं। दिस स्टेप वी हैव ऑल्सो कवर्ड। यहाँ पे मैंने 4 जो उसके पॉइंट्स है वो जनरेट कर लिए। अब देखो जी, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जो लोग यहाँ पे बहुत सारे सेशन मिस करने के बाद यहाँ आ रहे हैं ना यार, वो लोग बोलेंगे सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो यार, सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। ये क्या चीज हुई कि मतलब आपने तो प्रॉमिस किया था सर आप लाइन बाय लाइन सारे कोड को पढ़ाओगे, आपने बोल दिया सर ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सर ये क्या मतलब, ये थोड़ी ना कोई चीज होती है। ये चीज मैं कम से कम पिछले 10 से 12 सेशन में कंटिन्यूअसली हर एक लाइन पे रिपीट कर चुका हूं। और अगर आप ये मुझसे कह रहे हैं कि सर जी आप ये चीज मिस आउट मत करिए, ये भी पढ़ाइए, तो इसमें मेरा फॉल्ट नहीं जी, इसमें आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपने लाइव सेशंस को मिस किया। बात समझ रहे हैं? तो मैं टाइम को ऑप्टिमाइज करने की 100th टाइम, शक्ति जी देख लीजिए, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूं, शक्ति जी देखिए खुद यहाँ पे प्रमाणित है, जो कि मुझे पता है कि कंपलसरी यहाँ पे आते हैं और अपनी अटेंडेंस सही देते हैं। आपने दिल निकाल के रख एवरी टाइम। तो ये चीज आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी चाहिए। मैं कई बार सुनता हूं यार कि मतलब लाइव सेशंस में आप आते नहीं है, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, बिल्कुल चलेगा घनश्याम जी, बिल्कुल चलेगा, क्या दौड़ेगा? परफॉर्मेंस मैट्राइसेस हैं जी, वो परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं रहे, वो आपको परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया दे रहे हैं। पहले ये डिफरेंस समझिए, वो आपका परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं रहे हैं, वो आपका गिवन जो परफॉर्मेंस आया है उसको इवैल्यूएट, उसके जो मैट्राइसेस हैं, परफॉर्मेंस मैट्राइसेस कहते हैं उनको, वो हमें चीजें दिखा रहा है। एंड वन ऑफ देम इज आरओसी एज वेल, जो कि हमें अभी अभी देखा। ओके, तो ये वाला पार्ट हो चुका है। एंड तो लाइव सेशन अटेंड करिएगा, नहीं तो यू विल मिस आउट ऑन द सेशंस, बात खत्म है, इतनी सी बात है।
कमिंग ऑन टू, मैं बहुत कोशिश करता हूँ टू बी ए नाइस पर्सन, टू बी ए नाइस पर्सन, टू बी ए नाइस पर्सन, लेकिन कई बार ना ऐसे कुछ कमेंट्स आ जाते हैं यार। तो चीजें समझ में नहीं आती यार। आई डोंट लाइक गेट दीज थिंग्स, बट ठीक है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। कमिंग ऑन टू द गॉसियन एनपी, ये वाला भी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। गॉसियन एनपी इंप्लीमेंट करना, क्लासिफायर को ट्रेनिंग डेटा पे फिट करना। मुद्दे की बात देखो कहां से आती है, मुद्दे की बात यहां से शुरू होती है कि मैंने प्रिडिक्शंस कर लिए हैं, मैंने अपना स्कोर चेक कर लिया है। अब ये जो मेरा मॉडल बना है क्लासिफायर नाम का, अब ये जो मेरा मॉडल बना है क्लासिफायर नाम का, मुझे 96% एक्यूरेसी के साथ मेरे डेटा के ऊपर ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया है। सर जी अभी आप मुद्दे की बात ये बताओ कि इसे मुझे सेव करना है। मैं बोलूंगा क्यों करना है भाई? सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा, क्यों करना है, क्या जरूरत है? आप बोलोगे सर जी ऐसा है ना कि मैंने इस मॉडल को बड़े मेहनत से ट्रेन किया है। मैंने पहले जो है अपना रिस्पेक्टिवली डेटा को जो है इंपोर्ट किया, फिर सर उसमें जो भी प्रोसेसिंग वगैरह लगानी थी वो लगाया, फिर उसके ऊपर होल्ड आउट मेथड ओवरफिटिंग का लगाया, फिर सर उसके ऊपर मैंने मॉडल लिया, ट्रेन किया उसको, प्रिडिक्शंस लिए, उसको स्कोर किया। अब ये सर ना बड़ी मेहनत के बाद जो है मेरी इमारत खड़ी हुई है, अब मैं इसको कहीं तो सुरक्षित रखना चाहता हूँ, और जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल, उस लॉकर को खोल के उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये सर रीजन है। यही रीजन होता है मॉडल को सेव करने, दैट यू डोंट नीड टू रिपीट दो स्टेप्स अगेन। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरीज होते हैं। आई डोंट नो ये अभी इस पॉइंट पे बताना आपके लिए इतना सही होगा या नहीं, क्योंकि डीप लर्निंग में ना इसका इंट्यूशन थोड़ा बदल जाता है। इसका इंट्यूशन ऐसा हो जाता है कि न्यूरल नेटवर्क का जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको आपको वहीं के वहीं अगर इंप्रूव करना है, वहीं के वहीं उसी प्रोग्राम में, तो यू डोंट मोस्ट ऑफ द टाइम सेव द मॉडल। आप सेव नहीं करते। आप अगर वहीं के वहीं उसको चेंजेस करना चाहते हो स्ट्रक्चर में तो आप कर सकते हैं। अगर आप सेव करेंगे तो क्या होगा, आपको पहले जो आपका ओरिजिनल कोड था उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर उसको सेव करना पड़ेगा, फिर जो ये सेव किया फिर इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस में। अब बात समझ में आ रही है? तो ये एक ओवरहेड भी है। तो यानी कि मॉडल को सेव करना कहीं ना कहीं ओवरहेड भी है और कहीं ना कहीं फायदा भी है। मेरा एज अ टीचर ये काम है आपको दोनों चीजें बताना। मोस्टली आपको कोई दोनों चीजें नहीं बताएगा, आपको एक ही चीज बताएगा कि हाँ भैया मॉडल को सेव कर लो, बात खत्म हो जाती है। इसकी डेप्थ आपको तब समझ में आएगी जब हम लोग डीप लर्निंग के ऊपर जाएंगे, जब हम न्यूरल नेटवर्क का पूरा ढांचा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तरीके क्या है सेव करने के, चलो फाइनल मुद्दे पे आ जाते हैं। तरीके क्या है? एक तो है भैया जॉबलिप का तरीका, एक है पिकल का तरीका। चलो कैसे होता है, पहले जॉबलिप के जरिए देखते हैं। आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट जॉबलिप करनी पड़ेगी, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके अंदर लाइक आपके एनवायरनमेंट के अंदर होगी, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट इन केस इफ इट इज नॉट देयर तो जस्ट इन द पैकेजेस सर्च फॉर जॉबलिप एंड क्लिक ऑन एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल दैट वन पर्टिकुलरली। ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी जॉबलिप। अब मुझे ये मेरा क्लासिफायर सेव करना है तो मैं क्या यूज करता हूं, जॉबलिप डॉट डंप, ये मेथड यूज करता हूं। डंप, डंप करना, किसी भी चीज को डंप करना, यानी कि यहां पे डंप का मतलब सेव निकालिए कि सेव करना। मैं क्लासिफायर वन, जो मेरा ये रिस्पेक्टिव मॉडल है, इसे सेव करना चाहता हूं विद अ नेम मॉडल वन, विद अ नेम मॉडल वन, विद अ नेम मॉडल वन। अच्छा ठीक है, तो वो इन रिटर्न बोलता ठीक है जी सेव कर दिया। अब आपको अगर उसे, चलो आपने सेव कर दिया, अब आपको इन बिटवीन आपकी किसी भी रिस्पेक्टिव लाइन ऑफ कोड पे इस मॉडल की जरूरत पड़ी फॉर प्रिडिक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली डंप किया हुआ मॉडल को लोड करो बाय यूजिंग जॉबलिप डॉट लोड, इस मेथड के जरिए, और जो उस नाम है उस मॉडल का वो यहां मेंशन कर दो। क्या नाम था? मॉडल वन। वही नाम यहां मेंशन करो, कुछ और नाम मेंशन करोगे एरर आएगा। वही नाम यहां मेंशन करो, आपको मॉडल वन अपना प्राप्त हो जाएगा। यू विल गेट योर मॉडल वन अगेन। अब इस मॉडल वन नाम का इस्तेमाल करके आप सिंपली प्रिडिक्शंस अपने टेस्टिंग डेटा पे कंडक्ट कर सकते हैं। और जब मैंने प्रिडिक्शंस की और प्रिडिक्शंस को देखा, तो आप देखना जो मेरा बिफोर सेविंग वाला मॉडल था उसके प्रिडिक्शन, और जो आफ्टर सेविंग एंड लोडिंग, आफ्टर डंपिंग एंड लोडिंग वाला जो मॉडल मेरे पास आया है, उसका भी प्रिडिक्शन एग्जैक्टली द सेम है। यानी कि दोनों का बिहेवियर सेम है, यानी कि दोनों एक ही चीज है, यानी कि आपने अपना मॉडल सक्सेसफुली सेव किया है। ऐसे कंक्लूजन्स निकालना आपको आना चाहिए। देखिए यार, थोड़ी सी गहन चर्चा वाली बात कर रहा हूं, सुनिए। भले ही आपको कोड लिखना ना आए, चलेगा। भले ही आपको थोड़ा 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 उसका मैथ समझ में आ रहा है, चलेगा। लेकिन ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालना आना चाहिए। दिस इज व्हाट द मेन थिंग इज। सीएस में भी हम यही कहते हैं ना कि अगर आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इतना बेसिक नॉलेज नहीं, चलेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं, चलेगा जी सीएस फील्ड में, लेकिन लॉजिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सर। जिस स्टूडेंट का सीएस में लॉजिक बढ़िया होता है ना, वो टॉप पे होता है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। उसी तरीके से डेटा साइंस में भी है जी। ये कोई नहीं जी, ये अगर ये ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ दुनिया का अलग फंडा नहीं लिखा है जी। ये
आप सिंपली इंटरनेट पे जाएंगे, बोलेंगे मेरे को जॉबलिब में जॉबलिब इस लाइब्रेरी के जरिए मेरे मॉडल को सेव करना है, तो मुझे सिंटैक्स बता दो, वो आपको सिंटैक्स बता देगा, कॉपी पेस्ट यहां पे कर लेना आप। लेकिन इसके पीछे का आइडियोलॉजी, इसका जो रिस्पेक्टिव इंट्यूशन जो मैंने अभी आपको बताया, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहीं भी गूगल पे नहीं मिलेगी। दिस इज वॉट द मेन थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया, काफी इजी था ना, सेव करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। पिकल में क्या होता है, पिकल में भी वही दो फंक्शन होते हैं, डंप एंड लोड, लेकिन इसका तरीका अलग होता है। इसका तरीका क्या होता है कि आप ऑब्वियसली डंप में जो है क्लासिफायर वन तो मेंशन करोगे, लेकिन एक ओपन मेथड मतलब इट्स लाइक दैट कि आप इनिशियली एक फाइल ओपन कर रहे हो, जैसे कि एक फाइल ओपन कर रहे हो, है ना। फाइल को ओपन करने के बाद आप उसका नाम दे देते हो ये, दैट इज मॉडल डॉट पीकेएल, लेट से ये मैंने मॉडल का नाम दे दिया जिस नाम से मुझे इस क्लासिफायर वन को सेव करना है। एंड फिर मैं इसे राइट बाइट मोड में ओपन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ये मोड होता है, यानी कि आपने फाइल को ओपन तो किया है, ये उसका नाम भी रख दिया, अब उसको आपने ओपन किया इन द राइट बाइट मोड। राइट बाइट मोड मतलब क्या, एक्चुअली एवरीथिंग इज नथिंग बट अ पाइथन ऑब्जेक्ट विच इज रिटन इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। तो अब ये जो आपका बाइट ऑब्जेक्ट है, पाइथन ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअल में ये आपका जो मॉडल है, ये इन टर्म्स ऑफ बाइट, यानी कि पाइथन प्रोजेक्ट नहीं, पाइथन प्रोजेक्ट नहीं, पाइथन ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली, ये भी आपका एक पाइथन ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका एक पाइथन ऑब्जेक्ट है, सब कुछ एक पाइथन ऑब्जेक्ट ही है आपका। तो बेसिकली ये जो रिस्पेक्टिवली फंडा होने वाला है आपका, इसे मैं राइट करूंगा मतलब डंप करूंगा मतलब सेव करूंगा आपके इस रिस्पेक्टिव मॉडल के अंदर। तो ये लिखना जरूरी है, क्योंकि आप राइट कर रही हो, राइटिंग इनटू द फाइल, इसलिए फाइल सिस्टम में हमने ये चीजें देखी थी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है इस्तेमाल सामने आ जाता है। अब जब मुझे लोड करना है, लोड करना मतलब क्या, फाइल को तो ओपन करना ही है, लेकिन रीड बाइट मोड में ओपन करना है। क्या करना है, रीड बाइट मोड में ओपन करना है। तो आपका कौन सा है, वो नाम यहां मेंशन करना है जो मॉडल सेव किया था, जिसको रीड बाइट मोड में ओपन करना है। जैसे आप उसको ओपन कर लेते हैं, उसके जरिए प्रिडिक्शन करते हैं, यू विल गेट द एग्जैक्टली सेम प्रिडिक्शन, एग्जैक्टली द सेम प्रिडिक्शन, एग्जैक्टली द सेम। बात समझ में आ रही है आपको, एग्जैक्टली द सेम प्रिडिक्शन, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो ये होता है भैया आपका मॉडल को सेव करने का फंडा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब एक कमाल की बात दिखाऊं आपको मैं, जो अपन कल देखने वाले हैं, अभी नहीं देखेंगे, कल देखने वाले हैं। ये है आपका सिंपल सा फ्लास्क का कोड जो अपन इंप्लीमेंट करने वाले हैं आइरिस डेटा सेट के लिए। ये आपका डिप्लॉयमेंट की आखिरी चेन होगी, आपका आइरिस डेटा सेट का पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा फॉर द क्लासिफिकेशन। ऐसे ही आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे रन करके दिखाऊं, मैं बस एक झलकियां दिखा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा हूं, और ना ही मैं इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन एंटरटेन करने वाला हूं फॉर टुडे। ओके, कल अपन इसके ऊपर बात करेंगे। अब अगर आप गौर से देखेंगे, मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। आप अब ये मत पूछिएगा मैंने कैसे किया क्या किया, मैं दिखाने वाला हूं आपको, डोंट वरी। ये सारी चीजें जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैंने डाल दिया सेपल लेंथ 1 जी, सेपल विड्थ 2 जी, पेटल लेंथ 3 जी, पेटल विड्थ 4 जी। बताओ मेरे को ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, प्रिडिक्ट। बोल रहा है स्पीशीज 2, यानी कि जिसका लेबल 2 है उसको बिलोंग करता है। बात समझ में आई, ये है फ्लास्क, ये है डिप्लॉयमेंट, जो कि एक्चुअली तय ऐसा हुआ था कि आज ले लेते हैं, बट ठीक है, ज्यादा लोड हो जाएगा यार, आरओसी भी हो गया, एओसी भी हो गया, पिकल वगैरह भी हो गया, तो थोड़ा ज्यादा लोड हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, तो बस आज के लिए इतना फंडा अपन रखते हैं, ज्यादा अपन लोड नहीं देंगे अननेसेसरी। भैया देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अपने को चीजें भगानी नहीं है, अपने को चीजें समझनी है, अपने को चीजें अंडरस्टैंड करनी है, और कोई इतना बड़ा कोड नहीं है, कोई इतना 30 मार्क कोड नहीं है, वो बस इतनी ही फंडा है जो अपने को समझना है, ठीक है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जिसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि कब किसका इस्तेमाल किया जाए, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखे तो मैं बता रहा हूँ। जॉबलिप का कब इस्तेमाल करना चाहिए, पिकल का कब इस्तेमाल करना चाहिए, देख लो जी। पिकल जो है वो फास्टनेस क्विकनेस के लिए जाना जाता है, फास्ट क्विकनेस के लिए जाना जाता है। जॉबलिप सिक्योरिटी के लिए जाना चाहता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो। यानी कि अगर लेट से कोई भी आपका ऐसा कोई क्लासिफायर मॉडल अपने को सेव करके दे दिया है, और वो बोल रहे हैं कि यार आप अपने प्रोग्राम में से लोड कर लो, तो आप जॉबलिप का ज्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि वी डोंट नो कि जो वो मॉडल हमें दिया जा रहा है वो एकदम अनट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, वो क्लासिफायर या रिग्रेसर जो है वो अनट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है। तो उस रिस्पेक्टिव चीज को अगर हम लोड करना चाहे तो वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, सिस्टम में वायरस वगैरह हो गया तो अलग चीजें होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जॉबलिप को नहीं रेफर करते, क्योंकि हम नॉर्मल सिनारियोज के साथ अभी जो हम लोग खेल रहे हैं, अगर आगे भी चल के देखेंगे तो पिकल का इस्तेमाल होता है, जॉबलिप का इतना होता नहीं है। तो हम पिकल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो फास्ट होता है, और हमें फास्टनेस चाहिए होती है, वी वांट क्विकनेस। नहीं तो ऐसा ना हो कि मैंने भैया यहाँ पे डाल दिया सेपल लेंथ पेटल विड्थ पेटल वो सारी चीजें डाल दी, और भैया मॉडल को लोड होने में टाइम लग रहा है, वेट हो रहे हैं अपन, मॉडल को लोड होने में टाइम लग रहा है। अब वो अगर मॉडल लोड हो रहा है, आप देखो मॉडल लोड होने में टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि आपका मॉडल कॉम्प्लेक्स होगा, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो लोड होने में टाइम लगेगा। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रीड राइट करनी पड़ेगी, अगर ये सारी चीजें हो रही है इसका मतलब वो टाइम ज्यादा लेगा।
आप बात समझ में आ रही है? तो ये चीज, अब अगर यही चीज जॉबली में देखी जाए तो वो थोड़ी ज्यादा स्लो होगी एज कम्पेयर टू पिकल, इसलिए पिकल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। नाउ आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। थोड़ा बहुत तो मैंने जो पहलू है आपको कल दिखा दिया था, है कि नहीं? आ, वो अपन थोड़ा सा डिटेल में कल ही देखेंगे, आज नहीं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, होता है, होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो अपना कब आएगा पता है? वो पार्ट कब आएगा? आप H5 की बात कर रहे हैं ना, वो पार्ट तब आएगा जब अपन डीप लर्निंग के साथ डील करने वाले हैं, वहां पे अपना वो चीज जो है रहने वाली है। सर TPR और FPR में 0.75 के बीच में कैसे आया? जोगिंदर जी, इट वॉज अ assumption. देर इज नो रीजनिंग इन दैट, इट वॉज जस्ट अ assumption फॉर द सेक कि भैया हाँ ये ऐसे ऐसे प्लॉट हो रहा है, ताकि मैं आपको एक आरओसी कर्व बना के दिखा सकूं कि हाँ ये आरओसी कर्व होता है। शायद वो वैसा ना हो, शायद वो किसी और पोजीशन में हो, ठीक है? इफ यू ओपन द मॉडल इन राइट मोड, तो आपको कुछ राइट करना पड़ेगा, दैट्स इट। राइट के लिए कुछ कंटेंट देना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। आ गया, बट कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सो प्लीज हेल्प फॉर कोडिंग। हाँ जी, घनश्याम जी कह रहे हैं कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए घनश्याम जी, आज अपन थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको कोडिंग में? किसी दिन आप बताना, रिसर्च पेपर पढ़ के प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, दिस इज अ इंटरेस्टिंग चीज। हाँ इसके ऊपर चर्चा करते हैं यार अपन किसी दिन। एक काम करेंगे अपन ना यार, जैसे मैंने सेशन बैच 1 के साथ भी किया था, अपन एक अपना सेपरेट ना, कोई टॉपिक वगैरह नहीं, सिर्फ अपना Q&A सेशन रखेंगे, सिर्फ Q&A, डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ Q&A रखेंगे अपना। जब सब कुछ कवर हो जाएगा ना, उसके बाद एक डेडिकेट लीव टाइम परमिट्स, अपन एक पूरा डेडिकेटेड Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें ऐसे कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना, डिस्कशन करेंगे। ओके, एग्जैक्टली, यस यस यस। TPR इज इक्वल टू रिकॉल ऑलवेज, यस यस, फॉर्मूला सेम है दोनों का। अक्षय जी कह रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन देखिए। मुझे घनश्याम जी से बस एक चीज मुझे समझनी है, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कितने सेशन अटेंड किए पहले तो ये बताइए। क्योंकि अगर आपने सेशंस अटेंड किए ना, तो आपको कोडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिकॉज इफ यू जस्ट स्टार्टिंग सेशन से अगर आप देखेंगे ना, मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए मैंने शुरुआत में लिया था। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार पाइथन सर जी बाद में लो, प्लीज सर पाइथन बाद में लो, पहले ML निपटा दो। मैंने बोला नहीं, पहले मैं पाइथन लूंगा, क्योंकि आई नो दुखती रग कहाँ होती है, मुझे पता है, आई नो दैट थिंग। शक्ति जी यार, आप एक बार सिलेबस रेफर कीजिए यार। हाँ सिलेबस एक बार आप रेफर कीजिए, इफ दैट पॉइंट इज देयर डेफिनेटली वो आएगा। ओके, जस्ट एक बार देख लीजिए, वो अभी भी है साइट पे है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं यार वो अभी हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अपना साइट पे। और वही सेम सिलेबस अपना रिस्पेक्टिवली अगले बैच के लिए भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? ओके, यस, एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट होती है, एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट होती है, डेफिनेटली यस। तो घनश्याम जी से मैं यही कहना चाहूंगा, अभी उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया यार। मैंने बोला कि हाँ फंक्शन रिलेटेड जो हैकर रैंक पर क्वेश्चन होते हैं, वो डेटा साइंस रिलेशन टेक्निकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो पूछ रहा था सर। वो सब छोड़ दो, पहली बात तो वो हैकर रैंक वगैरह ये सारी चीजें इधर मत काउंट आउट करो, वो सब चीजें छोड़ दो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज अ कम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह, वो वाला पार्ट वो इधर इस इधर लाना भी नहीं है अपने को। अपने को फंडा जो है, बेसिक फंडामेंटल चीजें समझनी है अपने को। कोई मैं पहले से बोलता आ रहा था कि हम क्या कोई भैया 3-4 महीने में 30 मार खान नहीं बन जाएंगे। हम लोग अभी भी लर्निंग स्टेज में हैं, अगले 2-3 महीने में भी लर्निंग स्टेज में होंगे। जब आप खुद से कुछ करोगे उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ भैया अब मुझे कुछ चीजें आ रही है। तो वो सब कंपिटिटिव कोडिंग वगैरह वो पार्ट डोंट कंसिडर दैट वे, ठीक है? डिप्लॉयमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी पड़ेगा, एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमने सिद्धांत जी, हमने एनाकोंडा में जो है वो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है ना जी। हमारा एक बेस एनवायरनमेंट होता है, हमने एक और एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है। एनाकोंडा मैंने एक और कर रखा है TF, दैट इज जिसमें सिर्फ मैं अपने टेंसर फ्लो करने वाला हूं, तो वो एनवायरनमेंट ऑलरेडी है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जाना है, यानी कि उस एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करना है, तो जस्ट यू हैव टू ओपन योर फाइल्स इन दैट एनाकोंडा एनवायरनमेंट, दैट्स इट। और उसके लिए आपको कोई कोड भी लगाने की जरूरत नहीं, दैट क्रिएट EVM एनवायरनमेंट, वो सब कुछ अपन यहाँ पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए करने भी नहीं वाले, उसकी जरूरत भी नहीं है हम लोग। वो भैया बहुत ओल्ड स्टाइल चीजें हो गई है कि नहीं, समझ रहे हैं ना आप चीजें को? अगर आपको टेक्निकली समझना है डेटा साइंस का, वो तो घनश्याम जी हम बताते आ रहे हैं जी फ्रॉम द स्टार्ट सेशन। तो जैसे कि यहाँ पे आ, अक्षत जी ने बताया था, रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए, आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। एक बार वो चीज देख लीजिएगा, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।
ना ना ना, अरे भाई अक्षय जी, दोनों इंक्लूडेड 999 में, अरे फिर तो ये आपके साथ नाइंसाफी हो गई। अगर मैंने दोनों ही 999 में इंक्लूड कर दिए, डेटा एनालिटिक्स भी डेटा साइंस भी, तो ये तो आपके साथ नाइंसाफी हो गई ना। आपके साथ गलत कर दिया मैंने। आकिब जी, डेटा एनालिटिक्स, अरे जी मिलते हैं जी उनकी लाइव सेशंस में। डेटा एनालिटिक्स अलग है और डेटा साइंस अलग है, दोनों का 999 अलग अलग है जी। ओके। हाँ जी, अगर आपको यार पसंद आ गया तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए यार। मेरा एक काम करिएगा प्लीज, थोड़ा सा पता नहीं कई बार ना वीडियो अटक जाता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये चीज थोड़ी सी हो रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके दोस्त यार हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया उनको कन्विंस करके भैया उनको कोर्स में ले आ जाइए, ऐसा नहीं कह रहा भैया मैं। बस उनके साथ कम से कम न्यूज तो शेयर करिए। अगर वो खुद सिलेबस को देखते हैं, अगर उनमें इंटरेस्ट आता है, तो थोड़ा बहुत यार कहीं ना कहीं वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। अफोर्डेबल एक्सपीरियंस का थोड़ा सा, ये जो अफोर्डेबल लर्निंग, लाइव लर्निंग है, इसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो बस थोड़ा सा भैया आप जो है अपने दोस्त लोगों में इसको थोड़ा सा शेयर करिएगा, ताकि अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो आ सके और ज्वाइन कर सके। आह, दो तीन मॉडल ट्रेन करके और ठीक ठाक स्कोर आते हैं तो वहां पर हम छोड़ सकते हैं फिर डिप्लॉयमेंट। यस एग्जैक्टली दर्शन जी, यू गॉट इट परफेक्ट। बस दो तीन मोटे मोटे उठा लीजिए, मॉडल को इवैल्यूएट कीजिए, उनके स्कोर के बेसिस पे कौन सा बढ़िया है, उनके मैट्रिक्स के बेसिस पे इवैल्यूएट कीजिए। उसके बाद सीधा भैया इसको सेव करके डिप्लॉयमेंट में डाल दीजिए, बात खत्म। यही तो है प्रोजेक्ट, यही तो है प्रोजेक्ट जिसको अपन कल देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस यहीं पे रुकते हैं। जो आपको सैंपल भी करके दिखाया, उसके पीछे का लॉजिक क्या, कोड क्या, उसके बारे में भी कल डिटेल में जानेंगे। बस आज जो है आ, अपन जो है इतनी चीजें रखते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं नॉन टेक्निकल हूँ। अच्छा ओके। आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं नॉन टेक्निकल हूँ। हाँ क्या, बताइए बताइए जी। सिद्धांत सर जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? व्हाट यू वांट टू नो? वैसे 8 तो बज चुके हैं। हम्म, हेलो जी। मैं तो पहली भारद्वाज जी बोल चुका हूँ, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करो। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करो है। एमएल में जॉब मिल सकती है, कुछ ऐसा ही पूछना चाहता था। अच्छा, एमएल में जॉब मिल सकती है, बिल्कुल जी। एमएल में नहीं कहेंगे हम लोग यार। डेटा लाइक जूनियर डेटा साइंटिस्ट होता है फ्रेशर के तौर पे, सीनियर डेटा साइंटिस्ट होता है, देन एमएल इंजीनियर होता है, ऐसे अलग अलग चीजें होती है वो। तो उस हिसाब से तो भैया डेफिनेटली यार, अगर आप इतनी फंडामेंटल आइडियाज होल्ड कर रहे हो, आपके पास अगर है इतने बेसिक बेसिक फंडामेंटल अगर कोड्स हैं आपके पास, तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। लिंक्डइन प्रोफाइल बस थोड़ा सा आखिर में है यार, वो बात मैं करने वाला हूँ, जहां पर अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो एक तरीके से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक उसको थोड़ा सा और बेटर बना सकते हो, ताकि आपकी वो सीवी एक तरीके से यूज हो रहा है। ओके। बट ट्राइंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट जस्ट लाइक दैट। मैं समझा नहीं जी। बस रिकॉर्डिंग दोनों, पर डेटा साइंस के टेक्निकल क्वेश्चन में क्या होता है वो कंफ्यूज। सॉरी सर, क्वेश्चन बहुत अलग होंगे मेरे क्वेश्चन। सर क्वेश्चंस बहुत अलग होंगे मेरे क्वेश्चंस। चलो ठीक है, अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं भैया, टाइम चाहे फिर कितना भी जाए। अभी तक मैं जो मैंने प्रॉमिस किया था 100+ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैं कम से कम 60-70 तो क्रॉस कर ही चुका हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी तक एमएल का मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, 60-70 कम से कम मिनिमम। इंटरव्यू क्वेश्चन बताने के बाद तुरंत मैं आपको आंसर बताता हूँ कि ये आपका आंसर होना चाहिए, तुरंत आपको बताता हूँ। तो इसमें तो कोई क्वेरी डिफिकल्टी तो होनी नहीं चाहिए। अगर आपको उन क्वेश्चंस की भी आंसर पता है तो मोर देन इनफ जी। काहे लोड ले रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो, चिल रहो ना यार, है कि नहीं। एंड टू स्विच करियर टू डेटा साइंस, कैन यू हेल्प मी विथ फ्यू सजेशंस? बिल्कुल बिल्कुल निशा जी, इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। इंग्लिश बैच तो भारद्वाज जी नहीं है फिलहाल, तो हिंदी में ही ऐसी तैसी हो रखी है। डेटा एनालिटिक्स भी है, फिर डेटाबेस भी आगे आने वाला है, फिर डेटा साइंस भी है। थोड़ा सा सेशन लेना प्लीज, हाउ टू बिल्ड। हाँ मैं करने वाला हूँ, जो वो लास्ट में है ही। चलो ठीक है भैया, आज के लिए अपन जो है यहाँ पर रुकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत दुविधा हो तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट अप विथ मी 8329917036 व्हाट्सएप नंबर के मैसेज आ गए हूँ बस, वहां पे पहुंच जाऊंगा। वहां से भैया आपको हर एक का उत्तर मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो जी आज के लिए बस यहीं रुकते हैं। मिलते हैं कल वाले सेशन में, थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई नहीं, अपन आराम से निपटा लेंगे, ठीक है।